RGS में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो राष्ट्रीय घटना चक्र है उसको पढ़ेंगे समसामयिकी की, जो कि क्रॉनिकल 2026 जून की जो आई है उसमें अप्रैल मंथ का करंट अफेयर दिया हुआ है, तो उसको हम देखते हैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। तो आइए देखते हैं उस करंट अफेयर्स को। ये अप्रैल 2026 का करंट अफेयर है, क्रॉनिकल जून की क्रॉनिकल में आया है। भारत पहले उच्च स्तरीय CAPF की, भारत जो है इसको ध्यान है, पहले ये फर्स्ट है, पहले उच्च स्तरीय CAPF सम्मेलन की मेजबानी करेगा कब? मई में। और इसका उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का? यह सम्मेलन उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर खतरों जैसी आंतरिक सुरक्षा और चुनौतियों के समाधान पर केंद्रित होगा। और ये याद रखना है कि ये पहली बार भारत इसको होस्ट कर रहा है और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। और फर्स्ट टाइम भारत इस सम्मेलन को CAPF को होस्ट कर। भारत का 2047 तक परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य कितना रखा है? भारत ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा है वो 100 गीगावाट रखा है, 100 गीगावाट। और मौजूदा जो परमाणु ऊर्जा क्षमता अभी कितनी है भारत की? प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 8.8 गीगावाट। और लक्ष्य कितना रखा है 2047 तक? 100 गीगावाट का, जिसके लिए पिछले साल ये बजट में सरकार ने अनाउंस किया था कि 5 मॉड्यूल रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर बनाएगा। और जिस 5 मॉड्यूल रिएक्टर सरकार कब तक का लक्ष्य रखा है बनाने का? 2033 तक। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात तो भारत की 2047 तक परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य कितना है? 100 गीगावाट। मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी है? 8.8 गीगावाट। और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने का लक्ष्य जो है 5 बनेंगे, वो कब तक है? 2033 तक। तो ये आप लोग याद रखिए। आरोग्य वन, आरोग्य वन पहल किसकी है? ये जो आरोग्य वन पहल है ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की है। ये आरोग्य वन, देखिए ये ऐसे लग रही है कि आरोग्य वन पहल जैसे किसी आयुष मंत्रालय या इसकी है, लेकिन ये ध्यान देने हैं यहाँ पर कि ये आयुष मंत्रालय या किसी उसकी नहीं है। आरोग्य वन पहल NHI की है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ये पहल है आरोग्य वन। और क्या है इसमें कि राजमार्गों के किनारे औषधीय पेड़ लगाने के लिए, जिसका उद्देश्य क्या है? NH को हरित पारिस्थितिक गलियारों में बदलना, जैव विविधता को बढ़ाना, और यही सारी चीज़ें हैं इसमें। और औषधीय पेड़ों को लगाना। बस ये याद रखना है कि आरोग्य वन पहल किसकी है? ये है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की। ये चीज़ ध्यान देने यहाँ पर। जो अभी हाल में शायद मई अप्रैल में आंकड़े जारी किए गए हैं भारत सरकार द्वारा, भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश आया है। भारत के जो मत्स्य 29,000 निवेश कितना आया है? 29,272 करोड़ के साथ भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट क्या हो? भारत मत्स्य पालन क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश 39,272 करोड़ के निवेश के साथ भारत दुनिया का सेकंड जलीय कृषि उत्पादक देश बन गया है। सेकंड, दुनिया का सेकंड जलीय कृषि उत्पादक देश बन गया है। उत्पादन, इसमें थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। मान लीजिए कभी डेटा पूछ ले कि उत्पादन फाइनेंशियल ईयर 2020 में, फाइनेंशियल ईयर जो 2020 में कितना था? ये 141.64 लाख टन, 141. फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये 141.64 लाख टन से बढ़कर 2025 में कितना हो गया है? ये 197.75 लाख टन। ये याद रखना। अगर मान लीजिए पूछ लीजिए कि भारत का मत्स्य जलीय कृषि उत्पादन फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितना रहा, तो ये आप याद रखिएगा आंकड़ा 197.75 लाख टन, जो कि 2025 में ये 141.64 लाख टन था। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये बढ़कर 157.75 लाख टन हो गया है। कितनी वृद्धि हुई है दोनों में? 7% की वृद्धि हुई है। और जो कि भारत जो है जलीय कृषि उत्पादन का कितने % उत्पादन करता है? 8%। वैश्विक उत्पादन का 8%। इसीलिए भारत जो है सेकंड
सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश हो गया है। और निर्यात कितना रहा है 2014 में? 30.213 करोड़ से 2 गुना हो गया है, जो कि 2014 में कितना था? 13.213 करोड़ था। और इससे फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितने रुपए? 2 गुना हो गया है। कितना हो गया 2025 में? 62.408 करोड़। जस्ट देखो 2014 में ये कितना था? 213 करोड़, जो कि फाइनेंशियल 2025 में ये कितना हो गया? 62.4 करोड़। मतलब जस्ट दुगना बढ़ गया है। जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहता है? झींगा। ये मत याद रखिए, बस ये झींगा मछली जो होता है उसका सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। और निर्यातक में जो 103 देशों में भारत करता है। सबसे बड़ा निर्यातक हमारा कौन सा है? ये जलीय प्रोडक्ट का सबसे बड़ा है यूएसए, जिसको भारत 36.42% 36.42% जो है निर्यात किसको करता है सबसे ज़्यादा? यूएसए को। ये याद रखिए। एक तो भारत सेकंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट जलीय कृषि उत्पादक देश है, और जो वैश्विक उत्पादन का 8% उत्पादित करता है। और निर्यात सबसे बड़ा किसको करता है? यूएसए को सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। इंडिया पोस्ट का 2030 तक, इंडिया पोस्ट जो है उसको 2030 तक वैश्विक लॉजिस्टिक पावर हाउस बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत में जो इंडियन पोस्ट है उसको वैश्विक लॉजिस्टिक पावर हाउस बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक, 2030 तक। ये आपको याद रखना है। भारतीय रेलवे ने पश्चिमी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर, जिसको WDFC बोलते हैं। भारतीय रेलवे ने जो पश्चिमी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर है WDFC को पूरा कर लिया है। और इसकी लंबाई कितनी है ये पूछा जा सकता है कि जो पश्चिमी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1506 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर किसको जोड़ेगा? महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से दादरी तक फैला है। जो ये पश्चिमी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर है ये महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट से दादरी तक फैला हुआ है, जो कि 1506 किलोमीटर का लंबा है। हाँ, एक चीज़ इसमें ये याद रखना है कि ये पश्चिमी कॉरिडोर और पूर्वी EDFC ईस्टर्न जो समर्पित जो कॉरिडोर है वो पहले ही बनाकर पूरा कर लिया गया, जिसकी लंबाई कितनी सी? 1337 किलोमीटर, जो कि पूरा हो चुका है ऑलरेडी। और ये किसको जोड़ता था? लुधियाना से सोननगर तक था ये ऑलरेडी पूरा हो चुका है। और पश्चिमी कॉरिडोर अभी पूरा हुआ है। और ये याद रखना है कि WCD जो पश्चिमी कॉरिडोर है ये जापान अंतर्राष्ट्रीय संयोग जो कंपनी है उसके संयोग से मतलब बना है। और ये जो पूर्वी है जो EDFC है, इसका अधिकांश जो हिस्सा है वो किससे? विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। ये चीज़ याद रखिए, पूछ सकता है कि जो पश्चिमी समर्पित जो रेलवे कॉरिडोर है इसको क्या कहते हैं, किसके द्वारा वित्त पोषित किया गया है? तो जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा। और पूर्वी वाले को अधिकांश हिस्सा विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इंडियन फार्मा 2026 का 9वां संस्करण कहाँ हो रहा है? इंडियन फार्मा 2026 का 9वां संस्करण 13 से 14 अप्रैल तक ये कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा है। ठीक है, इंडिया फार्मा 2026 का 9वां संस्करण। कल्पक्कम, तमिलनाडु के कल्पक्कम जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है पर जो प्रोटोटाइप फास्ट ग्रीडर रिएक्टर ने पहली बार क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। जो कल्पक्कम का जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है प्रोटोटाइप फास्ट ग्रीडर रिएक्टर, उसने क्या किया है? पहली बार क्रिटिकलिटी हासिल की है। अब ये क्रिटिकलिटी होता क्या है? या वैज्ञानिक या विशेषकर न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका क्या एक खास मतलब होता है? जब कोई प्रक्रिया उस बिंदु पर पहुंच जाती है, इसका मतलब होता है कि जब कोई प्रक्रिया उस बिंदु पर पहुंच जाती है जहां वह अपने आप चलने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिटिकलिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में जब परमाणु चयन होता है ना तो खुद ब खुद बनाए रखने के लायक स्थिर हो जाती है। तो उसी के संदर्भ में यहाँ कहा गया है कि ये जो कल्पक्कम का परमाणु वो है इसने क्रिटिकली हासिल कर दिया है। मतलब
वह प्रक्रिया जो बिंदु तक अपने आप चलने पहुंच जाएगी, वो चीज़ इस कलपक्कम के परमाणु ऊर्जा केंद्र ने हासिल कर ली है। हाल ही में ये जो बसरा है ना स्मारक, ये बहुत चर्चा में था, जिसमें भारत के कम से कम 3300 कुछ प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को शामिल किया गया। बस आप लोग ये याद रखिए कि बसरा स्मारक कहाँ है, इराक में है। इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। भारत का हर जिले में एक ब्लड सेंटर खोलने का लक्ष्य भारत ने कब रखा है? दिसंबर 2026 तक भारत ने हर जिले में एक ब्लड सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा है। समृद्ध पहल, ये जो समृद्ध पहल है, ये वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSS प्राइज़ 2026 के लिए नामांकित किया गया है। जो समृद्ध पहल है, और ये किस मंत्रालय की है, ये भी आपको देखना होगा। संचार मंत्रालय की ये पहल है। इसको किसके लिए सेलेक्ट किया गया है? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSS प्राइज़ के 2026 के लिए नामित किया गया है। देखिएगा, ये नॉमिनेशन अभी हुआ है, इसको मिला नहीं है। यह पहल संचार मंत्रालय की है। संचार मंत्रालय की ये पहल है, समृद्ध पहल। यह मतलब क्या है कि यह पहल भारत नेट जो ब्रॉडबैंड का उपयोग करके समृद्ध केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को फिजिटल मतलब भौतिक और डिजिटल सेवाएं एक साथ प्रदान करने की शुरुआत है। जो कि इसकी शुरुआत कब हुई थी समृद्ध पहल की? 2025 में। क्योंकि चर्चा में है तो पूछा जा सकता है कि समृद्ध पहल किस मंत्रालय की है? संचार मंत्रालय की है। और इसको शुरू कब किया गया था? 2025 में। भारत को यूएनओ के आर्थिक व सामाजिक परिषद इकोसोक जो है, भारत को यूएनओ के आर्थिक और सामाजिक इकोसोक के प्रमुख सहायक निकायों में निर्विरोध चुन लिया गया है। भारत को इकोसोक के जो और प्रमुख वो होते हैं ना, कल्चरल और वो सब, उसमें निर्विरोध चुन लिया गया है। जो प्रीति सरन को 2027 से 2030 के लिए आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों की समिति, जो ये है आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों की जो समिति है, ये किसके अंतर्गत आती है? इकोसोक के अंतर्गत आती है। और इसका भारत को 2027 से 2030 तक के लिए फिर से चुन लिया गया है। और इसमें कौन प्रतिनिधित्व करेंगी भारत का? प्रीति सरन को चुन लिया गया इसके लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, इकोसोक की ही ये एक शाखा है। वर्तमान में भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है और 5वां सबसे बड़ा कॉफ़ी निर्यातक देश है। ये चीज़ आप लोग अभी हाल ही में आंकड़े जारी किए थे भारत सरकार द्वारा, तो उसमें बताया गया है कि भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक, 7वां उत्पादक है और 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। मार्क मैकिंडल द्वारा परिभाषित जनरेशन बीटा जो है, ये किसने दिया है? अगर ये आपसे पूछ लेते हैं कि जनरेशन बीटा जो है ये किसकी थ्योरी है? मार्क मैकिंडल की द्वारा। और इसमें इन्होंने बताया कि 2025 से 2000 कितने तक, 2025 से लेकर 2039 के बीच के जो बच्चे होंगे, 2025 से 2039 के बीच की जनरेशन जो होगी, जो भी बच्चे पैदा होंगे, उन्हें क्या बोला जाएगा? जनरेशन बीटा। और जनरेशन बीटा की थ्योरी किसने दी है? मार्क मैकिंडल ने के द्वारा परिभाषित किया गया। इन बच्चों को हम 2025 से 39 वाले जो हो गए, 25 से 39, इनको बोलेंगे हम जनरेशन बीटा। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के तहत नियम, देखिए ऑनलाइन गेमिंग का जो ये है, ये सरकार 2025 में लाई थी, बट इसको 22 अप्रैल 2026 को अधिसूचित किया गया है। तो इसलिए पूछा जा सकता है ये ऑनलाइन के लिए गेमिंग है जो भारत सरकार द्वारा कब लाया गया था? ये 2025 में। और इसको अधिसूचित किया गया है 22 अप्रैल 2026 को, और 1 मई से ये पूरे देश में लागू हो गए हैं। मतलब आया था 2025 में, पर अधिसूचित हुआ है 22 अप्रैल 2026 को और लागू किया गया है 1 मई 2026 से पूरे देश। 18 अप्रैल को महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन विधेयक 2/3 बहुमत हासिल नहीं हो सका। जो परिसीमन होता है, जो आप लोग को पता है ना, परिसीमन जो हर 10 साल पर परिसीमन होते हैं। अब तक कितने परिसीमन बन चुके हैं? 4 परिसीमन बन चुके हैं। आप लोग को अगर पूछते हैं तो आप लोग याद रखिएगा।
तो 18 अप्रैल को जो लाया गया था वो मतलब 2/3 बहुमत से लोकसभा में पास नहीं हो चुका। और ये विधेयक संशोधन कौन सा था? 131वां संविधान संशोधन था, बट ये अभी पास नहीं हो सका है। ठीक है। 16 अप्रैल को संविधान का 106वां संशोधन जो था 16 अप्रैल को 2023, जिसे नारी शक्ति बंधन के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? नारी शक्ति बंधन के रूप में जो एक्ट 16 अप्रैल को संविधान के एक्ट 2023, जिसे नारी शक्ति, ये 2023 में लाई थी सरकार, नारी शक्ति वंदन एक्ट के रूप में हम इसे जानते हैं, जो कि औपचारिक रूप से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें ये महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो 106वां संविधान संशोधन था। और ये क्या कहते हैं, 2023 में आया था वंदन नियम। इसको अधिसूचना जारी कर दी गई है 33% महिलाओं को आरक्षण के लिए। इसके थ्रू ये याद रखिएगा कि कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? 330A और 332A, ये 2 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। 330A 332A अनुच्छेद इसके द्वारा जोड़े गए हैं। इसमें फसाई जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, जो फसाई है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने अश्वगंधा के कौन से जो ऐसे पार्ट्स हैं जिनका उपयोग के लिए प्रतिबंध पूर्ण लगा दिया है? अश्वगंधा के बीजों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जो फूड, ये हमारे यहाँ पे भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने क्या किया है? अश्वगंधा के जो बीज हैं उनके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आप लोग याद रखिए। वीएम फॉर्म्स, ये क्या है? वीएम फॉर्म्स ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा वंदे भारत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। मान लीजिए ये पूछ लेते कि वीएम फॉर्म्स करके जो है ये किस मंत्रालय की है? वीएम फॉर्म्स, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ये संस्कृति मंत्रालय की है। और ये क्या है? एक राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता की शुरुआत है, जिसको वीएम फॉर्म्स करके बोलते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बताइएगा कैसा लगा ये प्रयाग। इससे आगे का करंट अफेयर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, वो भी मैं दूंगी। ठीक है, थैंक यू।